Brought to you by ITIL. तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। अमूमन जब कोई क्राइम हो जाता है तो पुलिस के लिए ये कहा जाता है कि हमेशा जब मुजरिम भाग जाता है, सब कुछ क्राइम सीन और सब बेकार हो जाता है, तब पुलिस पहुंचती है। यानी हमेशा हिंदी फिल्मों की तरह सब कुछ होने के बाद आखिर में पुलिस क्राइम सीन पर आती है, मौका वारदात पर आती है। आज की कहानी बिल्कुल उलट है, हालांकि इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट भी है। क्या आपने कभी सुना है कि कोई एक कत्ल हुआ और उस कत्ल की खबर अभी थाने तक पहुंची नहीं, पुलिस को पता नहीं, सब अनजान है कि यहां पे एक कत्ल हो चुका है और उससे पहले ही कातिल पुलिस की ही कस्टडी में है। और फिर जब कत्ल की खबर मिलती है तो उसके बाद पता चला कि भाई ये कैसे चमत्कार हो गया कि कत्ल की खबर बाद में आई और कातिल को पुलिस ने पहले ही उठा लिया है। तो ये मामला क्या है? ये अजीबोगरीब कहानी है कर्नाटक की। कर्नाटक में एक जगह है बादामी, और ये बादामी चिल्चा गुड्डा एक जगह है। ये जगह इसलिए मशहूर है पूरे देश में क्योंकि यहाँ पे बनशंकरी मंदिर है एक, और इस बनशंकरी मंदिर में हर साल एक मेला लगता है जो 9 दिनों तक चलता है। और इसमें कहते हैं कि 30, 40, 50 लाख लोग आते हैं इस मेले में शामिल होने के लिए। तो बड़ा ही मशहूर है और हर जगह से लोग यहाँ आते हैं। तो इसी बनशंकरी अम्मा महोत्सव जो 9 दिन का मेला होता है, उस मेले की तैयारी चल रही थी और लाखों भक्त आने वाले थे, श्रद्धालु। तो जब भी ये मेला लगता है तो इसके आसपास बहुत सारी चोरी, पॉकेटमारी, ये सारी चीज़ें होती। बहुत सारे क्रिमिनल आ जाते हैं, आसपास के स्टेट से आ जाते हैं, तमिलनाडु से, बाकी जगहों से। तो इसलिए यहाँ पर इस मेले के दौरान सुरक्षा के इंतज़ाम के लिए ये जो पूरा डिस्ट्रिक्ट है बगलकोट, इस डिस्ट्रिक्ट से और डिस्ट्रिक्ट के बाहर से तमाम एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स को बुलाया जाता है ताकि आप आएँ और वहाँ पे हिफाजत करें और चोरी, चकारी, जेब कतरा या बाकी चीज़ें ना हो। तो यही वो मेले का वक्त था। पुलिस तैयार थी, बाहर से फोर्सेज एक्स्ट्रा आई हुई थी और हर जगह पे चौकन्नी नज़र, और पुलिस अपनी ड्यूटी में मस्त। तभी 19 नवंबर 2013 की बात है ये, 19 नवंबर 2013। रात को पुलिस वाले गश्त पर थे। रात की अब सुबह होने वाली थी, करीब सुबह के 4 बजे थे। सुबह के 4 बजे पुलिस आसपास के पूरे इलाके में हर जगह नाइट शिफ्ट लगी हुई थी। 2 पुलिस वाले एक मोटरसाइकिल पर गश्त पर निकले। जब वो गश्त पर निकले तो उन्होंने देखा कि एक सड़क के किनारे सुनसान इलाके पर, शहर से थोड़ी दूरी पर, एक ऑटो रुका हुआ है। पुलिस वालों ने अपनी मोटरसाइकिल रोक दी कि इतनी रात को सुबह 4 बजे हैं और यहाँ एक सड़क किनारे इस तरीके से ऑटो पार्क है। अच्छा, जब भी जिसके ऊपर ज़रा सा भी शक होता पुलिस उसे रोकते, चाहे वो गाड़ी में जा रहा हो, पैदल जा रहा हो, पूछताछ करते और उन्हें यकीन हो जाता कि आदमी जेन्युइन है तो जाने देते, डाउट होता तो थाने ले जाते। तब एक सुबह के 4 बजे एक सड़क किनारे ऑटो में 2 लोग और 2 पुलिस वाले गश्त पर ऑटो के करीब जाते हैं। दोनों से पूछते हैं नाम, पता, कहाँ से आए, क्यों आए। एक ही ऑटो में दोनों बैठे हैं और पुलिस वाला एक ही सवाल दोनों से करता है और दोनों अलग अलग जवाब देते हैं, और ऐसा 2-3 सवालों पे होता है। पुलिस वाले हैरान होते हैं कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि एक बड़ा सिंपल सा सवाल कर रहे हैं वो और दोनों अलग अलग जवाब दे रहा है। जैसे एक से पूछा कि इतनी रात 4 बजे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो ऑटो में बैठा हुआ एक शख्स कहता है कि साहब हम सुबह मंदिर खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं और इसीलिए यहीं रुके, मंदिर खुलेगा तो दर्शन करेंगे, चले जाएंगे। यही सवाल उससे पूछा दूसरे से कि तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हो। बोला साहब हम एक दोस्त का इंतज़ार कर रहे हैं। अब एक कह रहा है कि मंदिर खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं, एक कह रहा है दोस्त का इंतज़ार है। एक से पूछा कि तुम यहाँ कब से कितनी देर हो गए, तो उसने कहा साहब 1-1.5 घंटा हो गया। दूसरे ने कहा हम तो रात 10 बजे के बाद यहीं आ गए थे, जब मंदिर खुलेगा तो हमने कहा यहीं इंतज़ार करते हैं। पुलिस वालों को हो गया शक कि पुलिस के सवाल के 2 अलग अलग जवाब वहीं बैठकर दोनों ऑटो में दे रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। पुलिस वाले उनमें से एक मोटरसाइकिल पर बैठता, दूसरा पुलिस वाला उस ऑटो में बैठता और कहता अच्छा कोई बात नहीं, चलो हमें ज़रा थाने तक छोड़ दो, ये कहीं और जा रहा है। उन्हें भी लगा पुलिस वाला चलो छोड़ देते हैं। अब उसी ऑटो में बैठकर
पुलिस वाला उन दोनों को लेकर थाना आया। जैसे थाने में पहुंचा, पुलिस वाला उतरता और उन दोनों से कहता तुम भी अंदर आ जाओ। अंदर जाने के बाद अब दोनों को बैठाया जाता है। अब उन्हें पता चलता है कि भाई ये तो हमें लगभग हिरासत में ले लिया। अब इनसे पूछताछ होती है कि कौन हो तुम, गलत जवाब एक दूसरे के सामने क्यों दे रहे हो, कहाँ से हो। और इस दौरान में उनका मोबाइल लिया, दोनों के पास मोबाइल थे। अब उनके मोबाइल के ज़रिए उनका रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है, क्रिमिनल तो नहीं है, कर्नाटक के अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं या तमिलनाडु से हैं या फिर आंध्रा से हैं। अब थाने के अंदर दोनों से पूछताछ करते हुए करीब 2 घंटे बीत गए। सुबह होने वाली है। सुबह करीब 6 बजे के आसपास थाने में फ़ोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ से फ़ोन करने वाला कहता है कि साहब फलाने घर में एक महिला की लाश मिली है, 50 साल के आसपास की उसकी उम्र है, नाम सुमित्रा है, और उसे बड़ी बेरहमी से मारा गया है। एक तो मेले की शुरुआत होनी, ऊपर से ये कत्ल। पुलिस वालों को लगा ये क्या चक्कर है। खैर पुलिस की फ़ौरन एक दूसरी टीम उस घर में पहुंचती है। जब पहुंचती है तो देखती है कि घर के अंदर एक महिला की लाश पड़ी है और उसे बड़ी बेदर्दी से मारा गया था। उसके गर्दन पर, उसके सीने पर, पेट पर, हाथ पर, हर जगह चाकू के निशान थे और इतना विभत्स था कि पेट में चाकू कातिल छोड़कर ही चला गया था। जिस तरीके से मारा गया था, पुलिस को पहली नज़र में लगा कि ये किसी नफरत की वजह से यह बदला लेने के लिए किया गया। लेकिन फिर पुलिस ने पलटकर कमरे और घर का जब मंजर देखा तो देखा सारे कपड़े, सारे बक्से खुले हुए हैं, इधर से उधर तहस नहस, ऐसा लगता कुछ तलाशी ली गई है। अंदर अलमारी में एक लॉकर था, वो भी खुला था, उसमें से जो भी गहने होंगे सब गायब हैं। तो अब एक साथ 2 चीज़ें थी। एक, मारने वाले ने बड़ी बुरी तरह मारा। लूटपाट का इरादा होता है तो आमतौर पर किसी को मारता और भाग जाता है, लेकिन यहाँ जिस तरीके से चाकू मारा गया और जिस तरीके से पेट में ही चाकू छोड़कर कातिल भाग गए और फिर घर का नक्शा तहस नहस, दोनों चीज़ें हो सकती थी। ये भी कि लूटपाट के लिए कातिल आए और लूटपाट करके उन्होंने शायद विरोध किया और मार के चले गए, या दूसरा ये कि कातिल सिर्फ कत्ल करने के लिए आए और लूटपाट दिखाना हो इसलिए घर का ये सीन बना दिया। खैर अब पुलिस तफ्तीश करती है। घर के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं, कोई आई विटनेस नहीं। तो सबसे पहले किसने देखा, तो एक पड़ोसी हैं जो सुबह सुबह, उसका कहना है सुमित्रा उठती हैं और उनसे हाय हेलो होता है, लेकिन उस दिन उठी नहीं। तो उसे फिक्र हुई कि कोई बरसों में ऐसा नहीं हुआ। तब उसने दरवाज़ा नॉक किया, दरवाज़ा खुला था, अंदर गया तो लाश देखी। सुमित्रा के पति की पहले डेथ हो चुकी है, औलाद कोई थी नहीं, तो इसलिए वो पिछले कई सालों से इस घर में अकेले रहा करती थी। पति का और खुद पेंशन भी आ रहा था, घर ठीक ठाक चल रहा था। अब पुलिस तफ्तीश शुरू करती है कि आखिर ये कत्ल किसने किया, कातिल कौन हो सकता है। पर तमाम कोशिशों के बावजूद कोई सीसीटीवी कैमरा और बाकी चीज़ें मिली नहीं। तब फिर पुलिस टीम ने काम किया। उन्होंने सुमित्रा के घर के पास के जो मोबाइल टावर थे, उस टावर से ये पता करने की कोशिश की कि 18 नवंबर की शाम 6 बजे से लेकर 19 नवंबर की सुबह 6 बजे तक उनके घर के इर्द गिर्द कितने मोबाइल एक्टिव थे। अब जब ये सब कुछ किया गया तो कुछ नंबर आए जो एक्टिव थे, कुछ नंबर ऐसे भी आए जो एक्टिव हुए और बंद हो गए। अब पुलिस उस सारे नंबरों को छानबीन कर रही है। उनमें से कई नंबरों को फ़ोन किया गया, पर वो सारे एक्टिव थे। कुछ वहीं लोकल के थे, कुछ ऐसे थे जो मेले की तरफ जा रहे थे, कुछ ऐसे थे जो रोज़ाना की चीज़ें, दूध और बाकी चीज़ें वो लेकर गुजर रहे थे। मतलब उनमें से ऐसा एक भी नहीं था जिस पे कुछ डाउट हो। कुछ नंबर ऐसे थे जो बंद थे। अब वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के पुलिस ने कहा कि चलो उनको भी टटोलते हैं। लेकिन इसी दौरान वो ये सब करते करते जब सारे एक्टिव नंबर को चेक कर रहे थे, अचानक उसी थाने में बैठा हुआ एक पुलिस अफसर उन 2 लोगों पे नज़र पड़ती है जिन्हें रात को ऑटो में बिठाकर लाया गया था। तो सीनियर पुलिस अफसर पूछते हैं ये दोनों कौन है। तो फिर वो पुलिस वाला जो रात के गश्त पे था और इस मर्डर की वजह से सबकी ड्यूटी अभी रुकी हुई थी, कोई घर नहीं जा सकता था, उसने बताया कि साहब हम गुजर रहे थे, ये ऑटो पे बैठा हुआ था और इसने गलत जवाब दिए, ये सस्पिशियस है, इसके ऊपर शक था, इसलिए उसको उठाकर ले आए और ये कुछ बता तो रहा नहीं वैसे। तो उन्होंने पूछा इसकी तलाशी ली, कुछ मिला?
उन लोगों का इसके पास से ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली जिससे हम इस पर शक कर सकें, सिवाय 2 मोबाइल के। तो कहा वो मोबाइल कहाँ है? बोला ये रहा। अब उस पुलिस अफसर जो उस टावर के सारे 18 नवंबर की शाम 6 से लेकर 19 नवंबर की 6 बजे तक सुमित्रा के घर के पास जितने मोबाइल एक्टिव थे उन नंबरों को शॉर्टलिस्ट करके बैठे हुए थे और एक एक नंबर पर कॉल कर रहे थे। उन्होंने पूछा कि इन दोनों का नंबर बता। उसने दोनों नंबर बताए पुलिस वाले ने। अब जैसे ही सीनियर पुलिस अफसर ने वो दोनों नंबर सामने रखे और जो टावर से नंबर मिले थे उस रात, जो एक्टिव थे, जो सस्पिशियस थे, 2 नंबर मैच कर गए। वो दोनों नंबर उन्हीं दोनों के थे जो उस रात ऑटो पर थे। अब जैसे ही हुआ तो ये हुआ कि अब तक तो इन ऑटो वालों को पूछताछ करके छोड़ना है, लेकिन सुमित्रा के घर के बाहर रात को ये नंबर एक्टिव है, 2 नंबर हैं और उन दोनों के नंबर मिल गए। तो पूछा कि भाई कितने बजे इनको उठाया? तो पता चला कि 4 बजे। सुमित्रा के कत्ल की खबर आई सुबह 6 बजे, यानी 2 घंटे पहले ये कस्टडी में है पुलिस के। तो पुलिस को शक हुआ कि ये दोनों कर क्या रहे थे उस जगह पर। हालांकि इन दोनों ने कहा कि देखिए हम वहाँ से गुजरे थे। अच्छा, उस टावर की एक और भी थी जो अदालत में शायद ठहरता भी नहीं केस, कि जो मंदिर है उसका भी टावर से कैच हो रहा था और इनका कहना था कि हम तो मंदिर गए थे, बंद था, अब सुबह का इंतजार कर रहे हैं। तो ये कह सकते थे कि भैया सुमित्रा के घर के बाहर नहीं, मेरा तो मंदिर का टावर कैच कर रहा था और टावर एक है। तो पुलिस को लगा कि नहीं, सिर्फ मोबाइल से काम नहीं चलेगा, अब जरा पता करते हैं। अब इन दोनों से फिर पूछताछ हुई कि तुम लोग कर क्या रहे थे और कहाँ कहाँ थे। दोनों से जब लंबी पूछताछ हुई तो उनमें से एक डर गया। पुलिस वालों ने कहा कि देखो भाई, अपनी पुलिसगिरी जो होती है। तो उन्होंने कहा साहब, इस मर्डर से हमारा कोई लेना देना नहीं। हम 3 लोगों को लेकर आए थे ऑटो पर और वो 3 लोगों ने हमें कहा कि यहीं रुक जा, थोड़ी देर में आएंगे या सुबह आएंगे तो तब तक यहीं सो जा और फिर वापस चल पड़ेंगे। उन्होंने पूछा वो कौन थे, जानते हो? उसने कहा हाँ, 3 नाम बताए उसने। एक का नाम था किरण कुमार, एक का नाम था मोहम्मद याकूब और एक का नाम था मुजफ्फर। उसने कहा जी ये तीनों आए थे। अब पुलिस ने उन तीनों के मोबाइल नंबर मांगे, उसने दे दिए। जब नंबर दिए तो उन तीनों के नंबर भी उस जो टावर है उसके कॉल से मैच कर गए और उनका लोकेशन भी सुमित्रा का घर था। अब ये हुआ कि कंफर्म है कि कोई ना कोई रोल है सुमित्रा के कत्ल में इन लोगों का। अब पुलिस ने ये पता करना शुरू किया कि इन तीनों में से कोई ऐसा तो नहीं है जो सुमित्रा का जानने वाला है। तब तक रिश्तेदारों को खबर मिल गई थी, सारे रिश्तेदार भी आ गए थे, मातम शुरू हो चुका था। एक पुलिस की टीम वहाँ रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही है, यहाँ अकेली रहती हैं और कौन कौन है। तो चाचा, बुआ, फूफा सबके पता चलने लगे। फिर पुलिस वाले ने धीरे से पूछा ये 3 नाम है, इनमें से आप किसी को जानते हैं? तब एक रिश्तेदार ने कहा कि किरण कुमार सुमित्रा की बहन का बेटा है, यानी सुमित्रा उसकी मौसी। अब पुलिस को लगा कि कड़ियां मिल रही हैं। फिर ये हुआ कि क्या किरण कुमार और सुमित्रा के बीच में कुछ अनबन थी, क्योंकि जिस ब्रूटल तरीके से मारा गया, पेट में चाकू भी छोड़ गया कातिल। तो उल्टी कहानी पता चली। पता चला कि सुमित्रा बहुत प्यार करती थी किरण को और किरण भी बहुत मानता था और जब तक वो उसकी मदद भी करती थी। तो फिर ऐसा कैसे? अब पुलिस ने किरण को तलाश करना शुरू किया। वो कहीं और रहता था। जब भी ये मेला लगता था, जब वो इस मेले में आता था दर्शन के लिए और सुमित्रा बुआ के घर पर ठहरता था, मौसी के, तो हर साल आता था। इस बार भी आया, लेकिन उसके बाद कहाँ गया पता नहीं, मोबाइल बंद है। तब पुलिस ने फिर एक चाल चली। उन्होंने कहा कि अगर इस कत्ल में इन तीनों का शामिल है रोल, और उसमें खासतौर पर किरण का, क्योंकि उसकी मौसी है, तो फिर किरण तक पहुंचने का एक ही जरिया और वही ये दोनों लोग जो उस रात ऑटो में मिले थे, जिनमें से एक का नाम था गंगाधर और एक का नाम था शफी अब्दुल मुनीफ। ये उस रात ऑटो पर मिले थे 4 बजे। पुलिस ने इन दोनों से कहा कि चलो एक काम करो, किरण का नंबर तुम्हारे पास है, वो बंद आ रहा है, और कोई ऐसा नंबर जिससे तुम बात कर सको, हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन उसे तुम ये बुलाओ कि हमने तो अपना काम कर दिया, जो बाकी लूट के पैसे और जेवर है भैया बांटना है, मैं यहाँ हूँ, आके दे जाओ। अगर उसने कत्ल किया और लूटा है
तो वो फिर आएगा क्योंकि तुम पोल खोल दोगे। उसके पास एक दूसरा नंबर था, उसने किरण को फ़ोन किया। किरण इस बात से बेखबर कि गंगाधर पुलिस की कस्टडी में है, पुलिस वाले उसकी बात सुन रहे हैं। उसने उससे कहा कि भाई सब कुछ हो गया, मैं इंतज़ार करता रहा, आप तो आए नहीं, अब मैं फलाने जगह हूँ, तो मेरा हिस्सा तो दे दो जो भी आपने लूटपाट किया है। तो उसने कहा अच्छा तुम कहाँ हो? उसने कहा यहाँ हूँ। उसने कहा इतने बजे यहाँ हूँ। उसने कहा ठीक है, पुलिस सुन रही थी, सब नोट कर लिया। ठीक तय वक्त पर उसी ठिकाने पर पुलिस की टीम पहुंचती है। वहाँ किरण अपने दोनों साथियों के साथ मौजूद पुलिस तीनों को दबोच लेती है। पकड़ने के बाद अब पुलिस उन्हें थाने लाती है और पूछताछ करती है। जब पूछताछ करती है तो पता चलता है कि अक्सर मेले में या फिर किसी और वजह से किरण अपनी मौसी के पास आता था। मौसी अकेली थी, कोई औलाद नहीं, और ठीक ठाक पैसे और जेवर थे, हालांकि वो उसे बहुत मानती थी। ठीक 19 नवंबर को, बल्कि 18 नवंबर को वो अपनी मौसी के पास आता, अपने दो दोस्तों को लेकर, कहता है मौसी हम लोग दर्शन करने के लिए आए मेले में। मौसी बहुत खुश होती है, कहती है अच्छा है, फेवरेट उसका खाना बनाती है, उसके दोनों साथियों को खाना खिलाती है और कहती है ठीक है अब तुम यहीं सो जाओ। तीनों को सलाह देती है, मौसी अपने कमरे में चली जाती है। रात करीब 12:30 का वक्त होगा जब किरण उठता है अपने दोनों साथियों के साथ। पहले मौसी का गला दबाता है, फिर चाकू निकालता है। तीनों मिलकर मौसी के जिस्म पर अनगिनत चाकू से वार करते हैं और फिर पेट में जो चाकू मारते हैं वो चाकू बाहर नहीं निकल रहा था, उसी पेट में छोड़ देते हैं। किरण को पता था मौसी पैसे कहाँ रखती है, जेवर कहाँ रखती है, सब लूट लेता है। लूटने के बाद अब उसका प्लान ये था कि वो जाएगा और उन्हीं ऑटो में बैठकर निकल लेगा। लेकिन इधर ये था कि अब देर रात निकलूं, मेले की वजह से बहुत लोग आ जा रहे थे, तो इतनी रात निकलने पर डाउट हो जाएगा। उसने कहा सुबह का इंतज़ार करते हैं, और फिर वो 5 साढ़े 5 तक घर में रहे, उसके बाद निकल गए। जब वहाँ गए तो उधर ये सीन की जहाँ पे ऑटो खड़ा है, वो पुलिस वाले आकर 4 बजे दोनों को अपने साथ ले गए। ऑटो मिला नहीं, फिर ये तीनों अलग निकल गए। अब ये सारी चीज़ें हुई। इसके बाद पुलिस ने चार्जशीट तैयार की। अब पुलिस ने चार्जशीट में कातिल के तौर पर 5 नाम लिखे। एक किरण कुमार, इसके अलावा उसके 2 साथी, और साथ में 2 साथी जो मोहम्मद याकूब और मुजफ्फर, इन तीनों के नाम, और साथ में गंगाधर और सैफ अब्दुल जो ऑटो में मिला था। चार्जशीट दाखिल हुई, मामला अदालत में गया, मुकदमा चला, और मुकदमा चलने के बाद आखिरकार कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने जब अपना फैसला सुनाया 28 नवंबर 2017, 4 साल के बाद 13 में यह इंसिडेंट हुआ। कोर्ट ने किरण, याकूब और मुजफ्फर, इन तीनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। किरण जो कि सुमित्रा का, मतलब सुमित्रा जिनकी मौसी थी, और उसके 2 साथी, यही 3 थे जो सुमित्रा के घर सोए थे। तो इन तीनों को तो सुनाई उम्र कैद की सज़ा, लेकिन जो बाकी 2 ऑटो में थे उस रात और जो पुलिस के हाथ लग गए, उन दोनों को कोर्ट ने बरी कर दिया। उनका कहना था कि बरी करने के पीछे ये है तर्क कि दोनों उस घर में उस रात नहीं रुके थे, और ये भी पुलिस एस्टेब्लिश नहीं कर पाई कि क्या कत्ल की उन्हें जानकारी थी और लूटपाट की, क्या किरण ने उनको सब कुछ सच बताया था, और अगर बताया था तो फिर ये 5 उस घर में क्यों नहीं गए, 2 को छोड़ दिया और 3 उस घर में गए, और तीसरा कि इनके भी मोबाइल का लोकेशन उसी घर में था। तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि वो टावर एक था और जो भी मंदिर के आसपास होता उसका भी लोकेशन वही दिखाता, सेम। तो कोर्ट का कहना था कि सिर्फ लोकेशन की वजह से इन दोनों को कातिल नहीं मान सकते, और ये भी नहीं मान सकते कि इस साजिश में ये दोनों शामिल थे, क्योंकि जो कातिल थे, कमरे से जो ब्लड स्पॉट मिले, इन तीनों के कपड़ों से जो मिले खून के नमूने, वो सुमित्रा के नमूने से मैच कर गए। उनकी प्रेजेंस, उनकी मौजूदगी क्राइम सीन पर साफ साबित हो रही थी। लेकिन उन दोनों का न घर में मौजूदगी पुलिस साबित कर पाई, न डायरेक्ट ये लिंक की ये साजिश में शामिल थे कि नहीं, इसलिए उन दोनों को बरी कर दिया। अब इसके बाद इन लोगों को जेल भेज दिया गया। जेल जाने के बाद जो 11 अगस्त 2023, करीब 6 साल जेल में रह चुका था अभी किरण। 6 साल के बाद किरण की सिस्टर की शादी थी। किरण ने मांगी पेरोल, 13 दिन की मिली पेरोल,
और पेरोल जम करके वो भाग गया। 14वें दिन उसे जेल वापस लौटना था, आया नहीं। अब पुलिस के हाथ पांव फूले, उसे ढूंढना शुरू किया। ढूंढते रहे, लेकिन वो कहीं मिला नहीं। करीब 2 साल 10 महीने बीत गए। वो भागा था 11 अगस्त 2023 को। 8 अप्रैल 2026 यानी इसी महीने पुलिस को खबर मिली कि सेम किरण जैसा एक शख्स, किरण के हुलिया वाला एक शख्स, उसकी उम्र वाला की ही जैसा एक शख्स मैसूर में रह रहा है और उसकी एक पत्नी है, उसने शादी कर रखी है। और कमाल ये है कि उसकी पत्नी को ये पता ही नहीं है कि उसका पास्ट क्या है, वो कातिल है कि नहीं है। जैसे ही ये खबर मिलती है, बादामी पुलिस स्टेशन को वहाँ से एक टीम मैसूर रवाना होती है। वहाँ जाती है, पहले एक दिन तक उस पर कड़ी नज़र रखती है, देखती है कहाँ आता है कहाँ जाता है। वो एक फैक्ट्री में काम कर रहा था। जब पुलिस पुख्ता यकीन कर लेती है उसकी तस्वीर खींच कर कि यही किरण है, तो फिर उसका इंतज़ार करते हुए जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल होता 8 अप्रैल को, पुलिस दरवाजे पर दस्तक देती है सादी वर्दी में। उसका पूछती है किरण, वो बोलता हाँ। तब तक उसे यकीन नहीं था कि सामने दरवाजे पर पुलिस वाले खड़े हुए। इस तरह से किरण वापस गिरफ्तार होता है और फिर इसे उसकी सही जगह जहाँ उसे होना चाहिए यानी जेल, पुलिस पहुँचा देती है। तो ये एक अजीब व गरीब केस इसी मामले में था, या इसी मायने में कि कत्ल की खबर पुलिस को सुबह 6 बजे मिली और कातिल के तौर पर 2 लोग सुबह 4 बजे ही उसके हाथ में आ गए जो थाने में बैठे थे। कई बार ऐसा भी होता है। तो आज की इस कहानी में फिलहाल इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।